वेलकम। हमने चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कंप्लीट कर लिया। अब हम कर रहे हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है मेंसुरेशन। इसमें मेंसुरेशन होता क्या है, तो हम जैसे कि लेंथ निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, तो उसकी जो लेंथ निकालते हैं, ठीक है, उसी को मेंसुरेशन बोलते हैं। ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम ज्योमेट्रिक शेप्स है, जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल हो गया या फिर हमारे पास कोई भी हो गया, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, तो इन सब के हम जैसे एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज़ की लेंथ निकालते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर्स क्या होते हैं? ओके, तो प्लेन फिगर वो फिगर होते हैं जो भी किसी प्लेन पे लाई करता है। तो प्लेन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्लेन क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं ये पहले वाले एक चैप्टर में, ठीक है। तो प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है, जैसे अब बात करें, ठीक है, और वो मतलब दूर दूर तक फैला होता है। तो अब ऐसे सरफेस पे, अब जैसे मेरे हाथ है, इसको मैं एक प्लेन बोल दूं कहने के लिए, ठीक है, जैसे ये प्लेन है और इसके ऊपर अब कुछ भी चीज़ रखी हुई है, ठीक है, तो उस चीज़ को, अब जैसे ये मैं इसको एक चीज़ मान लेता हूँ, जैसे ये लाइन की तरह काम कर रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिगर। अब इसको अगर टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज़ है वो रख दें यहाँ पे, तो उसको क्या बोला जाएगा? फिगर। ओके, अब वो कर्व से भी बन सकती है या फिर स्ट्रेट लाइन से भी बन सकता है, वो जो हमारा फिगर है। ओके, ए फिगर लाइंग ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड अ प्लेन फिगर। तो जैसे भी मैंने आपको बता ही दिया कि प्लेन के ऊपर कोई भी फिगर जब लाई करेगा तो उसको क्या बोला जाता है? प्लेन फिगर, ठीक है, लाइंग ऑन अ प्लेन। अब ए प्लेन फिगर इज सिमेट्रिक फिगर दैट हैज नो थिकनेस। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, अब जैसे फिगर, जो प्लेन फिगर की बात होती है उसकी थिकनेस नहीं होती, ये ऐसे बोल रहे हैं। जैसे कि हम ये कोई भी बिल्कुल बिल्कुल प्लेन चीज़ है, बिल्कुल पतली चीज़ है, ठीक है, उसकी थिकनेस है ही नहीं। ओके, तो उनको बोला जाता है इट लाइज एंटायरली इन वन प्लेन, और ये सिर्फ एक ही प्लेन में लाई करता है, ठीक है। एक ही प्लेन का मतलब जैसे ये एक प्लेन है तो इसी में लाई करेगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा एक और प्लेन है उसके अंदर चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो प्लेन है उसी के ऊपर रखा रहेगा। ओके, अब आता है ओपन फिगर क्या है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर हुज लाइन सेगमेंट एंड कर्व्स डू नॉट मीट। तो अब जैसे ये फिगर है, ओके, ये प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर के अंदर ओपन फिगर कि अब ये जैसे इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे। ओके, तो ये नहीं मिल रहे, ऐसे इसके भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मिल रहे। इन्हीं को क्या बोला जाता है? ओपन फिगर, की जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है वो अलग अलग जगह हो, एक ही प्लेस पे ना हो, एक ही पॉइंट पे। ये तो हो गए ओपन फिगर। अब बात आती है क्लोज फिगर, ठीक है। क्लोज फिगर में क्या हो जाता है? मीट करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज एन फिगर हुज लाइन सेगमेंट्स एंड और कर्व्स। अब क्योंकि मैंने बताया आपको, फिगर या तो कर्व से भी बन सकता है, लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है, ठीक है। कर्व होते हैं जैसे ये आर्क टाइप में हम बनाते हैं ना, इन्हीं को कर्व बोला जाता है, ठीक है। ओके, सो इनसे कुछ भी बनाया और वो आपस में मीट कर रहा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे है, ठीक है, और वो मीट कर रहा है। अब जैसे इसका मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब वापस घूम के आ गए चारों तरफ, ये यही एंडिंग पॉइंट है, मतलब ये मीट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसका मीट कर रहा है, तो ये है हमारा क्लोज फिगर। इट इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज फिगर इफ इट डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ। तो ये सिंपल क्यों? अब ये चारों मैंने जितने भी दिखाया ये सिंपल है। ये सिंपल इसीलिए है क्योंकि अब जैसे ये लाइन है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, पर ये फिर से इसी के ऊपर नहीं आ रही। अब जैसे ये चीज़ है, अब ऐसे 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 जाके ये ऐसे नहीं हो रही। द पार्ट ऑफ द प्लेन विच इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ प्लेन रीजन। तो अब जैसे ये रेक्टेंगल है, ये एक हमारा सिंपल क्लोज्ड फिगर है। अब इसके अंदर ये जितना भी ये वाला जो रीजन हो गया ना, इसको हम क्या बोले जाता है? प्लेन रीजन, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? प्लेन रीजन। और इसमें जब हम एरिया निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? इसी चीज का एरिया निकलता है। ये जो अंदर का ये पूरा, कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये पूरी चीज है कितनी, इस चारों लाइन के अंदर ये क्या कितना हमारा प्लेन रीजन है, तो उसी को क्या बोला जाएगा? एरिया। कि कितना एरिया
है। और इसके चारों तरफ जो इसकी लेंथ है, जो लाइन सेगमेंट है, अब ये जैसे लाइन सेगमेंट है, 4 लाइन सेगमेंट रेक्टेंगल की, तो इस चारों लाइन सेगमेंट की टोटल जस्ट हम लेंथ देखें अगर, तो वो कितनी है उसको क्या बोला जाता है, पैरामीटर। तो अब मैंने यहाँ पे आपको दो चीज बताई, पैरामीटर ओके, और एक एरिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो पैरामीटर वो होता है किसी भी चीज का जब हम उसके चारों तरफ का जो हमारा लेंथ निकाले, ठीक है, ओके। और एरिया होता है जो उस चारों जो लाइंस है उसके अंदर कितना प्लेन रीजन है हमारा, ठीक है, कितना यहाँ पे जगह है, उसको हम बोलेंगे एरिया। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो हम किसी भी चीज को, अब जैसे ये एक लाइन है, इसको मेजर कर रहे हैं, या फिर एक ऐसे हमारा रेक्टेंगुलर शेप में कोई ग्राउंड है उसको मेजर कर रहे हैं, तो उनको मेजर करके उनके पीछे एक यूनिट लिखी जाती है। जैसे मैंने बोला 5, 5 क्या, 5 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, तो ये क्या है, तो ये इन्हीं को क्या बोला जाता है, यूनिट, मेजरमेंट यूनिट, कि हमने जो भी चीज मेजर किया उसकी यूनिट बताओ। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, लीटर की बात करेंगे। ओके, जब हम वेट की बात करते हैं वहां पे ग्राम, किलोग्राम। ओके, ऐसे ही लेंथ के में मीटर की बात करेंगे। ओके, अब जैसे लेंथ है हमारी, ठीक है, तो उसको मेजर करवा किस किस चीज में, जैसे मीटर में, मिलीमीटर में। ओके, ऐसे ही जब एरिया होता है उसको स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर। ओके, और ऐसे ही क्यूब को क्या करते हैं, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहां पे क्यूबिक मीटर। ओके, यहाँ पे अब जैसे हमें लेंथ दी हुई है, तो लेंथ ये कैसे होता है, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। जब हम बात बोले कि 1 किलोमीटर है और उसकी जगह हम बोले कि 1000 मीटर है, तो इसका मतलब बात एक ही है, दोनों चीज इक्वल है। ऐसी 1 मीटर, जब हमारे पास 1 मीटर दिया हुआ है और हम बोले कि किलोमीटर कितना है, तो वो है 0.001। अब ये ऐसे कैसे लिखा गया, इसको हम देखो ऐसे, ये 00 ये है हमारा, इसको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पीछे 3 जीरो है, तो बाय में डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, 1000। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर, अब जैसे ऊपर वाले का तो ये मतलब था कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर है, 1000 मीटर, 1 मीटर। तो इसमें ये कैसे लिखा गया हमारा, 1/1000 और फिर किलोमीटर। ओके, फिर किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का 1000 पार्ट। ओके, सो ऐसे ये यहाँ पे किलोलीटर में होता है, ऐसे ही किलोग्राम में होता है। और सेम यहाँ पे मीटर, मिलीमीटर, यहाँ पे किलोमीटर और मीटर में है, और ऐसे ये मीटर और मिलीमीटर में। मीटर, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है, और 1 मिलीमीटर 0.001 मीटर के बराबर है। ओके, ये कब यूज किया जाता है, जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें कोई यूनिट, एक यूनिट दे दी किलोमीटर में, एक यूनिट दे दी मीटर में, तो हम एक दूसरे को चेंज करेंगे, या तो हम मीटर वाली को किलोमीटर में बना देंगे या किलोमीटर को मीटर में बना देंगे। तो मतलब हमेशा जब भी हम कोई कैलकुलेशन करें तो हम मीटर में अगर लेके चल रहे हैं तो मीटर में ही लेके चलेंगे, किलोमीटर में लेके चल रहे हैं तो किलोमीटर में ही लेके चलेंगे। ऐसे ही किसी चीज को लीटर में लेके जाएंगे लीटर में, किलोलीटर में किलोलीटर में। मतलब ऐसे नहीं करना कि एक चीज आप एक वैल्यू है उसको तो मीटर में लेके चल रहे हो या ग्राम में लेके चल रहे हो, और दूसरी चीज को आप किलोग्राम में लेके चल रहे हो या फिर किलोलीटर, किलोमीटर, इनमें लेके चल रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में, और इसमें एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होता क्या है। ए रेक्टेंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, हैविंग 4 साइड्स। तो क्लोज्ड फिगर होता है ये, ठीक है, इसकी कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स। ओके, इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड्स। ओके, इन विच द अपोजिट साइड, अब जो अपोजिट साइड है, तो जैसे ए, यहाँ पे मैं नेम रख दूँ उसका ए बी, ठीक है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के, और ऐसे ए डी इक्वल है बी सी के। एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेक्टेंगल है उसकी एक तो क्या होती है, लेंथ,
ओके, एक ये तो होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ। तो लेंथ अगर हम इसको माने तो ये क्या होगी हमारी ब्रेथ। ओके, अब ये दो ही क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, तो जो लेंथ हमारी होगी वही ये वाली लेंथ होगी, जो ब्रेथ होगी वही हमारी ये वाली ब्रेथ होगी। मतलब जो लेंथ होगी वो दो साइड्स की होगी हमारे पास, ठीक है। एक ये वाली साइड और ये वाली साइड ये सेम ही है, ठीक है। और ब्रेथ भी दो साइड की होगी क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा लेंथ और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट और हमारे पास रेक्टेंगल का। अब बात आती है कि एरिया क्या होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि हमें अगर बोल दे क्वेश्चन में कि एरिया निकालो। अब एरिया मैंने क्या बताया था कि ये वाला रीजन हमारा, जो हमारी जो बाउंड्रीज है, ये जो साइड्स है इसके अंदर जो ये हमारा प्लेन रीजन है ना, ये इसका एरिया क्या है, मतलब ये कितना रीजन है इसके इन चारों साइड्स के अंदर, तो इसी को बोला जाता है एरिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मतलब सिंपल है, हमें जितनी लेंथ दी गई होगी, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो जितनी हमारे पास लेंथ होगी उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से। ओके, सो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता है पैरामीटर। पैरामीटर भी मैंने आपको वैसे बता दिया था लास्ट वीडियो में क्या होता है। तो पैरामीटर क्या होता है, जैसे ये साइड्स है, अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ये पूरा ये कितनी लेंथ होगी हमारी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पैरामीटर। पैरामीटर होता है कि हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये जितना भी हमारा ये है डिस्टेंस, मतलब यहाँ से स्टार्ट करें और यहीं पे आ जाए, तो ये लेंथ ब्रेथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ब्रेथ, ये वाली, तो इन सब को मिला देंगे हम, ऐड कर दें ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, तो उसको क्या बोला जाएगा, पैरामीटर। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला पैरामीटर निकालने के लिए। तो इसको हम जैसे ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो अब जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें जैसे क्या दिया हो कि लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, ठीक है, निकाल दो एरिया, पैरामीटर निकाल दो। ऐसे ही कई क्वेश्चनों में एरिया दे दिया होगा, एक या तो लेंथ दे दी या ब्रेथ दे दी। अब लेंथ दे दी तो ब्रेथ निकाल दो, ब्रेथ दे रखी है तो लेंथ निकाल लो उसका यूज करके एरिया का। ऐसे पैरामीटर में होता है। तो मेनली क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैंने वो बताया आपको। अब हम कर रहे हैं चैप्टर 9 और इसमें टॉपिक है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था कि 4 साइड होती है, तो स्क्वायर की भी 4 साइड होती है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, लेंथ और ब्रेथ होती है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं यहाँ जैसे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये जैसे ये रेक्टेंगल बना दिया, तो ये वाली लेंथ और ये लेंथ, ये मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम, तो इनको हमने लेंथ बोला। ये ब्रेथ तो ये सेम है, तो हमने इनको ब्रेथ बोल दिया। तो हमें ऐसे नहीं बोलना पड़ा कि ये वाली साइड अलग है तो इसका भी एक नाम रख दो, ये भी अलग रख दो। इसका और इसका हमने सेम नाम रख दिया, इसका और इसका सेम। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के अंदर चारों साइड सेम है, तो इसमें हम इनका कोई अलग अलग नहीं बोलेंगे कि लेंथ ये है ब्रेथ हुआ, हम एक ही साइड का बोलेंगे और वो साइड चारों के बराबर होगी। मतलब जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। और ये एक रेक्टेंगल ही होता है, बस उसमें क्या कर देते हैं हम, इसमें तो रेक्टेंगल में तो दो साइड इक्वल होती है एक दूसरे के, फिर दो साइड इक्वल होती है, पर स्क्वायर में चारों ही साइड इक्वल हो जाएगी। तो हमें जस्ट एक साइड होगी और हमें एरिया निकालना है, पैरामीटर निकालना है। तो ओके, अब हम बात करते हैं एरिया की, और इसमें भी 90 डिग्री ही होता है। ओके, क्योंकि रेक्टेंगल ही है तो ये 90 डिग्री हमारा एंगल्स है चारों। एरिया क्या होगा हमारा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा। अब जैसे उसमें कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अब जब यहाँ पे हमारी लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है, तो अब जैसे मैं लेंथ को ए बोल लूँ या 5 बोल दूँ, तो हम किसी भी चीज़ को हम ए ले लेते हैं। जैसे फॉर्मूले जब लिखने होते हैं ना तो हम इनको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो अब जैसे ए लिया, अब लेंथ भी ए है इसकी, ब्रेथ भी है, क्योंकि चारों चीज सेम है, तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, ए स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर। और ऐसे पैरामीटर क्या होता है,
ये मैं आपको उससे दिखा रहा हूँ कि अगर हमें रेक्टेंगल का याद है तो स्क्वायर का भी अपने आप वहीं से याद हो जाएगा। रेक्टेंगल का जो हमारा फॉर्मूला पैरामीटर के लिए था 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ देखो लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए ही है। लेंथ है, इसको भी हम ए लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेथ को भी ए लिख सकते हैं, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं ए प्लस ए। तो ये क्या बन गया 2, और ये भी क्या बन गया a प्लस ए क्या होता है 2a। तो 2 से 2a मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 4a। यही हमारा पैरामीटर होता है। ओके, सो एरिया हमारा क्या आ गया ए स्क्वेयर आ गया। एरिया हमारा क्या है ए स्क्वेयर, और पैरामीटर क्या है 4a। अब यहाँ पे a क्या है साइड, इसका ध्यान रखना। ये जो मैंने आपको बताया, जैसे अब हमें मान लो एरिया निकाल लो और इसकी साइड दे दी हमें 5, तो अब क्या करेंगे हम सिंपल 5 रख देंगे इसकी जगह। तो ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब ऐसे ये क्या है 4a, तो अब 4 × 5 तो क्या आ गया हमारा 20। अब एरिया में हमेशा याद रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर करना है यहाँ पे, और यहाँ पे पैरामीटर है तो कोई स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा क्योंकि एक लेंथ है ये जस्ट। ठीक है, तो वही हमने देखेगी कि मतलब लेंथ का मतलब एक लाइन है, ये लाइन का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम, लाइन को मेजर कर रहे हैं, तो सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा, मीटर आएगा, किलोमीटर आएगा। पर जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमेशा स्क्वायर आता है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 मीटर। तो अब जैसे ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, तो इसकी एक साइड कितनी है 5 मीटर। ओके, तो एक साइड 5 मीटर है तो इसका मतलब चारों साइड ही 5 मीटर है, क्योंकि सारी साइड सेम होती है स्क्वायर की। तो ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। ओके, एंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, पैरामीटर किसका, रेक्टेंगल और जो स्क्वायर है उसका इक्वल है। पैरामीटर ऑफ किसका, स्क्वायर का, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो दोनों चीज क्या है इक्वल है। ठीक है, अब रेक्टेंगल कौन सा है हमारे पास, ये येलो वाला। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 6 मीटर। तो ये वाली 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये हमें पता चल गई। बट ब्रेथ कितनी है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। हमें रेशियो निकालना है। रेशियो में आपको ऑलरेडी एक चैप्टर है रेशियो नाम से, उसके मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। जैसे हम 5:2 लिख दें ऐसे, ठीक है, तो इसको रेशियो बोला जाता है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का हमें रेशियो निकालना है, किसका, एरिया का। ओके, तो अब इसके हमें लेंथ तो पता है, तो ब्रेथ को हम क्या ले लेंगे, बी ही ले लेंगे, मतलब बी का बी ही रख लेंगे। अब यहाँ से इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, अब हमें देखो कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें कुछ चीजें हमें गिवन होगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। ठीक है, कुछ गिवन होगा, कुछ कंडीशन दी हुई होगी। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर वैल्यू नहीं दी तो इसका मतलब उसकी जगह उस वैल्यू को निकालने के लिए कंडीशन दी होगी। अब वो कंडीशन अगर हम समझ ले, सब मेन इंपॉर्टेंट वही होता है। कैलकुलेशन पार्ट आपको करना आना चाहिए, वो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप करोगे अगर आपको आता है तो। ठीक है, सेकंड चीज क्या होती है कि जो वैल्यूज दी हुई है वो तो ठीक है, बट जो कंडीशन दी हुई है हमें उसको समझना होता है, वो मेन पार्ट होता है। अगर हम उस कंडीशन को समझ के वो चीज़ अप्लाई कर देंगे जो उस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन क्या थी, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल सेम है, तो इसका रेक्टेंगल का और इस स्क्वायर का पैरामीटर क्या है सेम। तो बस फिर अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, मैंने बताया था आपको 4a। ठीक है, a क्या है उसकी साइड। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इन्होंने यही तो बोला कि ये दोनों चीज इक्वल है, तो हमने ये इक्वल रख दी। अब स्क्वायर की साइड तो हमें पता है वो क्या है 4 × 5 कर देंगे, a हमारा क्या है 5। ऐसी लेंथ हमें पता है 6, पर ब्रेथ नहीं पता, तो उसको हम b ही लेके चल लेंगे, तो उसकी जगह कुछ लिखेंगे ही नहीं। तो लेंथ की जगह तो हम क्या 6 लिख देंगे प्लस ब्रेथ, ये कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये पूरी एक इक्वेशन बन गई, इसके अंदर जस्ट एक अननोन टर्म है। अब इस पूरी एक इक्वेशन है, इसके अंदर जस्ट एक जो ऐसी चीज है हमें नहीं पता b, और वो हम इजीली निकाल सकते हैं। वो कैसे, 5 को मल्टीप्लाई करो 4 से 20,
ऐसे ये 2 यहाँ पे ऐसा कैसा 6 प्लस बी ऐसा। तो अब जैसे ये इक्वल में है तो क्या होता है, हम अगर यहाँ ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो इनको यहाँ पे भेज दे और इसको यहाँ भेज दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 6 प्लस बी और यहाँ पे 20। यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड, या फिर हम क्या करेंगे 2 से दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे। ये हम बहुत बार कर चुके हैं तो ये आपको अब समझ आ गया होगा। तो ये 2 से ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2, तो अब क्या रह गया हमारे पास 6 प्लस बी इक्वल टू 10। अब हमारे पास जस्ट बी अननोन है यहाँ पे और इसके तरफ ये प्लस में है तो वहां जाएगा तो ये माइनस में, या फिर हम क्या करेंगे 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ। b यहाँ पे प्लस में है 6 के, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, तो दोनों तरफ -6 करवा देंगे। ओके, तो ये हमारा b है, b ओके, और ये 10 -6, तो 10 में से -6 किया 4 और ये कैंसिल हो जाएगा 6 से 6, तो b बच गया। अब ये b क्या आ गया हमारा 4, तो हमारी यहाँ पे ब्रेथ कितनी आ गई 4। ठीक है, तो अब हमारे पास एरिया के लिए क्या चाहिए, क्योंकि हमें रेशियो तो एरिया का निकालना है ना। अभी तो हमने उसका एक पार्ट किया है क्वेश्चन का कि वैल्यू निकाली, अब हमें क्या बोला रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हमें एरिया तो होना चाहिए ना हमारे पास स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर, मतलब जो हमारी साइड है उसका स्क्वायर। तो वो क्या है हमारा 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 25। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा हमारे पास, अब मैं ये आपको रेक्टेंगल का एरिया भी बता देता हूँ। तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आएगा, रेक्टेंगल का एरिया वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी है 6 और ब्रेथ कितनी है हमारे पास 4, तो 24। तो अब हमारे पास स्क्वायर का रेशियो किसका निकालना था, एरिया किसका, स्क्वायर और रेक्टेंगल का। तो हमारे पास ये रेशियो क्या आ गया 25 रेशियो 24। अब ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमें यही तो निकालना था कि एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, ये एंड लगा रखा है ना, इसका मतलब ये एरिया दोनों का है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल का भी। ओके, तो अब हम ये कैसे करेंगे, सिंपल ये हमने कर दिया कि एरिया जो हमारा स्क्वायर का आया उसको पहले लिख दो, जो हमारा एरिया रेक्टेंगल का आया उसको पीछे लिख दे, क्योंकि ये इन्होंने आगे स्क्वायर ही लिखा था। अगर रेक्टेंगल आगे लिखते तो हम रेक्टेंगल को आगे लिख लेते। तो हमारा यही आंसर आया 25/4। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें हमने किया क्या है कि हमने पहले कंडीशन देखी, पहले हमने देखा कि गिवन क्या क्या है, फिर उसके बाद जो कंडीशन इक्वल वाली है उसकी जगह फॉर्मूला पुट कर दिए। फिर फॉर्मूला पुट करने के बाद हम बी की वैल्यू निकाल रहे हैं नॉर्मल कैलकुलेशन करके, और फिर उसके बाद एरिया निकालना हमें रेक्टेंगल का भी स्क्वायर का भी रेशियो के लिए, और फिर जस्ट रेशियो की जगह लिख दिया। ए साइन बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल जोन इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद पैरामीटर है। तो इसके अंदर मेन चीज क्या है कि एक साइन बोर्ड है जो कि कैसी फॉर्म में है, इक्विलेटरल फॉर्म में। कैसा है, इक्विलेटरल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट जो चैप्टर है उसमें, ज्योमेट्री वाले में। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड सेम हो, विद पैरामीटर 120। अब पैरामीटर क्या होता है कि ये लाइन सेगमेंट है, ये कितना टोटल ये लेंथ इसकी पूरे की कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई चल रहा है तो ये घूम के आए वापस, तो ये कितना डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है, वो कितना है 120 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर कितना दिया हुआ है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब हमें लेंथ निकालनी है। अब लेंथ का मतलब ये ओके, अब एक साइड की अगर निकाल ली तो वो तीनों साइड की सेम ही होती है, तो इसने यही बोला कि हमें साइड निकालनी है उसकी लेंथ। ठीक है, साइड के। तो अब वो कैसे निकालेगा, अब पैरामीटर का फॉर्मूला वैसे तो मैंने आपको बताया नहीं है, बट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है आप खुद देखो। यहाँ एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, हमें यही तो है, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या है ए, ये क्या है ए, ये भी ए, क्योंकि हम अगर कोई भी साइड ले रहे हैं तो उसको हम ए लेके चलते हैं जस्ट फॉर्मूला लिखने के लिए। तो ये ए, तो ये क्या आ गया 3a। क्यों आया, क्योंकि ये भी 3
ए हो गए। ये हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया। अब पैरामीटर को इक्वल किसके बोला गया है, 120 सेंटीमीटर, तो 3a किसके इक्वल आ गया हमारा, 120 के इक्वल। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन आ गई, ये एक अननोन है, तो अभी इसके साथ ये क्या है, 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 से हम दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे। ओके, 3 से दोनों तरफ डिवाइड। ठीक है, तो ये 3 3 कैंसिल, ये 40। ठीक है, ए कितना आ गया, 40। और ए क्या था हमारा, साइड। ये क्या था हमारा, ट्रायंगल की साइड, जो कि हमें निकालनी थी। तो हमारी ये साइड कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में क्यों लिखा हुआ था, ये पैरामीटर भी सेंटीमीटर में क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि ये जस्ट एक लेंथ निकाल रहे हैं हम। ओके, और ऐसे ही हमारी जो साइड है वो भी सेंटीमीटर में ही है। इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, तो ट्रायंगल की हमें पता है कितनी साइड होती है, 3। अब उसकी साइड क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, किसके, 525 के। और उसका क्या निकालना है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर हमारे पास क्या आ जाए, साइड्स पता चल जाए, जैसे ये हमारी ए बी सी कुछ भी साइड हो सकती है, इसके हमें नहीं पता। तो अगर हमें साइड पता चल जाए तो जस्ट हमें उन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, वही हमारा क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर जो इसके है वही हमारे क्या है, ये वही क्या है, हमारे साइड्स है। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते वक्त सबसे पहले 2 से ये हो नहीं सकता, 3 से देखते हैं। 3 से सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने आपको डिवाइड करना बताया था, इन तीनों को ऐड करो, 5 + 5 10 और 2 12। 12 3 से डिवाइड होता है 4 पे, तो इसका मतलब ये पूरा भी डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से। तो अब आपको समझ आया कि मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था आपको जब, तो उसका यूज कहाँ आया। अब हमें ये पूरा डिवाइड करवा के, अब देखो हम पहले क्या करते, डिवाइड अगर ये हो रहा है तब तो ठीक है, हो जाता। बट अगर हमें डिवाइड ही नहीं होता तो हमारा टाइम ही खराब जाता ना, हम उससे सीधा अगले नेक्स्ट उस पे जाएंगे। ठीक है, बट ये तो डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 से क्यों नहीं डिवाइड हो रहा था, कैसे पता चला, क्योंकि 2 किस को डिवाइड करते हैं, इनके पीछे क्या होता है, जैसे 2 4 6। ठीक है, इनको क्या करता है, 2 डिवाइड करता है, ऐसे जो ये नंबर बनते हैं पूरे, ठीक है, उनको। अब ये 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या हुआ, 3 से डिवाइड करो 5 2 5 को, तो 1 पे, और ये हमारा हो जाएगा 3, और फिर ये 22 जो कि 7, और 21 ये 1 15, और ये 5। तो ये हमारा 15 पे पूरा हो गया, तो ये हमारा 175 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके बाद ये देखते 3 और 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे देखते हैं, 7 + 1 8 8 + 5 13, तो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये सीधा अब 4 से तो हो नहीं सकता, तो 5 से देखते हैं। तो 5 की टेबल में ये 5 1 7 5, तो 5 की टेबल में 3 15, और फिर 2 और 5, तो ये 5। ठीक है, तो 25 0। तो ये हमारा अब आ गया 5 पे, यहाँ पे 35, फिर ये फिर से 5, तो ये क्या आ गया 7। ठीक है, 7 खुद 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्राइम का क्या है, यहाँ पे 3 5 और 7, तो ये क्या है, हमारे 3 अलग अलग साइड्स आ गई। तो ए क्या आ गई हमारी 3, बी क्या आ गई हमारी 5, और सी क्या आ गई 7। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो। तो पैरामीटर क्या आ गया, इन सबको ऐड कर दो, तो 3 + 5 + 7, तो ये आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हमारा पैरामीटर क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे कि आपने ये 5 तो ये 2 बार आ रहा है, तो हम इसको 5 को ले सकते थे, बट इन्होंने खुद बोला आर द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। अब 5 और 5 ये तो सेम हो गए, तो इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब इसको लिया नहीं। तो डिस्टिंक्ट यहाँ पे क्या क्या है, 3 5 7। अब 3 भी अगर 2 बार होता तो हम नहीं लेते, उसको एक ही बार लेते, क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट चाहिए, सेम नहीं। ठीक है, तो हम बात करें सॉलिड्स की, तो क्या बोला जाता है, जैसे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। तो जैसे कि एक लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है, 1 डायमेंशनल। ओके, ऐसे ही जब एक प्लेन की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, 2 डायमेंशनल। अब वो क्यों बोला गया, क्योंकि देखो लेंथ होती है वो जस्ट उसकी, जो कोई भी लाइन है तो उसकी जस्ट एक लेंथ होती है। बट जब एक प्लेन की बात करें तो उसकी लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। ओके, उसके बाद उसकी बट कोई भी थिकनेस नहीं होती। ठीक है,
तो ओके, जस्ट प्लेन फ्लैट होता है वो, ठीक है। ओके, जैसे हमारी किसी भी चीज़ का सरफेस हम बोले तो उसको उसके मतलब जस्ट एक लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम डेप्थ भी आ जाए, थिकनेस भी आ जाए किसी चीज़ की, तो उसको क्या बोला जाएगा, सॉलिड, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या है, थ्री डायमेंशनल है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड, ठीक है। जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो, हाइट भी हो, या फिर डेप्थ बोल दो। तो अब मैं बताता हूँ कि वो कैसे। देखो ये हमारे पास है, ओके। तो अब यहाँ देखो, अब जैसे ये यहाँ से तो ये रेक्टेंगल लग रहा है क्योंकि इसकी जस्ट लेंथ और ब्रेड्थ है। बट जब मैं आपको ये शो करूंगा तो इसकी क्या है, डेप्थ भी आ गई, मतलब हाइट भी आ गई। तो अब ये क्या आ गई, हमारी हाइट। तो ये तो पहले हमारे पास जस्ट क्या था, ब्रेथ थी और ये लेंथ थी। बट हमने जब इसको ऐसे ऊपर उठाया, जब इसको हमने ऐसे ऊपर किया, तो इसकी ये तीसरी चीज भी आ गई और इसको क्या बोलेंगे हम, हाइट, ठीक है। इस ये जो ये चीज है ये क्या आ गई, हाइट। तो अब जैसे इसकी लेंथ ब्रेड ब्रेड थी हमारे पास, ये यहाँ पे लेंथ थी और ये हमारी हाइट भी आ गई। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो ऐसे ये इसको क्यूबॉइड बोला जाता है और इसको सिलेंडर। ओके, तो अब ये जैसे ये है, ठीक है। ओके, तो अब इसकी डेप्थ आ गई, तो इसके अंदर हम कोई भी सामान भी रख सकते हैं, ठीक है। बट रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कि उनके अंदर हम कोई सामान रख दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब हम इसमें बात करें प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म इज ए सॉलिड फिगर। प्रिज्म क्या है, एक सॉलिड फिगर है। इन विच, सॉलिड फिगर मतलब जो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सॉलिड क्या होता है, वही। इन विच टू आइडेंटिकल एंड पैरेलल पॉलीगन्स फॉर्म द टॉप एंड बॉटम फेसेस। तो टॉप और बॉटम का मतलब सबसे ऊपर वाली चीज और बॉटम सबसे नीचे वाली चीज, ठीक है। तो वो पॉलीगन्स होते हैं। पॉलीगन मैं आपको पहले बता चुका है, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। तो ये सब क्या है, पॉलीगन है। इन विच टू आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम चीज, ओके, एक जैसी। ओके, तो अब जैसे कोई ट्रायंगल है तो टॉप में भी ट्रायंगल होगा और बॉटम में भी ट्रायंगल। टॉप में रेक्टेंगल है तो बॉटम में भी रेक्टेंगल। पेंटागन टॉप में है तो बॉटम में भी पेंटागन। तो ऐसे होता है। प्रिज्म इज अ सॉलिड फिगर इन विच टू आइडेंटिकल एंड पैरेलल पॉलीगन्स फॉर्म द टॉप एंड बॉटम फेसेस। तो अब जैसे टॉप में अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो बॉटम में भी ट्रायंगल होगी। हेक्सागन अगर टॉप में है तो बॉटम में भी क्या होगा, हेक्सागन ही होगा। ओके, पैरेलल पॉलीगन्स फॉर्म द टॉप एंड बॉटम ऑफ फेसेस। तो अब जैसे कि मैं आपको अभी ये शो कर रहा हूँ, अभी ये जस्ट क्या लग रहा है हमें, ये एक नॉर्मली क्या लग रहा है हमें, रेक्टेंगल। ये हमें नॉर्मली क्या लग रहा है, हमारी कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 साइड वाला पॉलीगन क्या होता है हमारा, ऑक्टागन, ठीक है। तो अब बट इसको मैं जैसे शो करूंगा सॉलिड, जैसे कि मैंने बताया था उसकी कितने डायमेंशन होते हैं, 3। तो वो क्या क्या होते हैं वो देखो, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब देखो इसको, ये क्या है, अभी तो रेक्टेंगल लग रहा था बट ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है हमारे पास, देखो आप, ये है प्रिज्म, ठीक है। और कैसा प्रिज्म, ट्रायंगुलर। क्यों, क्योंकि देखो इसके ऊपर भी हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, 3 साइड्स, इसके नीचे भी। तो ये हमारा क्या है, टॉप, टॉप पे क्या है, ट्रायंगल, और इसी के नीचे बिल्कुल क्या है हमारे पास, ये एक और ट्रायंगल। तो ये क्या बन गया हमारा प्रिज्म। और इसके ये साइड में क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम। ओके, तो ये लेटरल फेसिस बोलते हैं इनको, जो ये साइड वाले होते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है, लेटरल फेसिस। ये हमारा ये साइड वाला एरिया है, इसको हम बोलेंगे लेटरल फेसिस। ओके, और जो हमारे लेटरल फेसिस है वो कैसे है, पैरेललोग्राम के। और अब जो इन दोनों के बीच में, अब ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल की जगह हमारे पास पेंटागन, हेक्सागन ये भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है हमारा, तो इसलिए दोनों तरफ क्या हमारे पास ट्रायंगल है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसके, अब कोई भी चीज है, एक ऊपर है एक ही नीचे है, तो ये बीच में ये जुड़ तो रही है ना किसी चीज से, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, एक्सिस। इसको क्या बोला जाएगा, अब मैं इसको ड्रॉ करूं यहाँ से यहाँ, तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सिस बोला जाता है। ओके, तो अब ये बिल्कुल जो सेंटर में से पास होती है हमारे, ठीक है। तो सेंटर बिल्कुल बीच में से जो पास होती है उसको हमें क्या बोला जाएगा, एक्सिस ऑफ प्रिज्म।
ओके। और जो ये एक्सिस है, इसी एक्सिस की ये जो लेंथ है पूरी, इसी को क्या बोला जाता है, हाइट। क्या, हाइट ऑफ प्रिज्म। ओके, हाइट ऑफ प्रिज्म। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया। ठीक है, ये वैसे दिखने में क्या लग रहा था हमें कि ये एक रेक्टेंगल है, बट ये एक्चुअल में क्या है, प्रिज्म है, वो भी ट्रायंगुलर। अब ये जैसे आप कहोगे कि रेक्टेंगल लग रहा है, बट आप पैरेललोग्राम का बोल रहे हो कि ये तो पैरेललोग्राम का है। ये एक्चुअल में रेक्टेंगल ही है, बट हर प्रिज्म का रेक्टेंगल नहीं होता लेटरल फेस, वो पैरेललोग्राम का होता है। बट जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो कि भाई ये रेक्टेंगुलर क्यों है। बट जो जनरली जो हमारे प्रिज्म होते हैं उनका जो लेटरल फेस होता है वो कैसा होता है, पैरेललोग्राम शेप का। ओके, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेटरल फेसेस। और जो हमारी ये एक्सिस बीच में से पास होती है, जो टॉप और बॉटम को मिलाती है हमारे, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ प्रिज्म। और उसकी हाइट को, ठीक है, जो उसकी लेंथ है, मतलब हाइट बोले, ठीक है, तो उसको हाइट बोला जाता है। अब ऐसे ये ऑक्टागन है, बट ये क्या है, ऑक्टागन प्रिज्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो, ठीक है, ओके। अब क्यों, क्योंकि एक ऑक्टागन ऊपर है, एक ऑक्टागन नीचे है, टॉप बॉटम में। टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे। तो टॉप और बॉटम में हमारे पास ऑक्टागन है। ओके, और ये सारे क्या हमारे पास, रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल क्यों है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे वैसे जनरली क्या होता है, पैरेललोग्राम होते हैं ये साइड में। ठीक है, और ये इनकी हाइट होती है, जितने पैरेललोग्राम का ये हाइट, ये क्या है, हमारी हाइट है। अब अगर हम इस चीज़ को ये लेंगे, तो ये क्या है, हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये आ गई हमारी हाइट। अब हम बात करते हैं राइट प्रिज्म क्या होता है। तो जैसे कि प्रिज्म हमने देखा था कि क्या होता है, जिसके बॉटम और टॉप में सेम हमारे पास, जैसे अगर ट्रायंगल है तो ऊपर भी ट्रायंगल होगा, नीचे भी ट्रायंगल होगा। ओके, और इसके अंदर अब हम देखते हैं कि राइट प्रिज्म क्या होता है। इफ द टू पैरेलल एंड आइडेंटिकल पॉलीगन्स, मतलब जो ऊपर और नीचे हमारे जो पॉलीगन है जो, ओके, आर रेगुलर, वो क्या है, रेगुलर है। अगर रेगुलर वो चीज होती है जिसकी इनर एंगल्स, ठीक है, अब जैसे हमारा ये स्क्वायर है, ओके, तो इसके सारी साइड इक्वल है। ओके, और इसके चारों एंगल भी इक्वल है, इनर एंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। ओके, तो वो रेगुलर पॉलीगन। एंड इफ द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बेस, तो जो जैसे हमारा बेस बनता है, मैंने आपको बताया था, ज्वाइन करके एक्सिस, जो हमारी एक्सिस बनती है, वो अगर जो बेस है उसके बिल्कुल ऐसे बन जाए, मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, देन द प्रिज्म इज कॉल्ड अ राइट प्रिज्म, तब हम उसको क्या बोलेंगे, राइट प्रिज्म। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो आपको मैंने प्रिज्म दिखाया था, ट्रायंगुलर प्रिज्म या फिर ऑक्टागोनल, तो उसके जो साइड वाले, वैसे तो मैं बोल रहा था कि जो साइड में लेटरल फेसेस है वो पैरेललोग्राम जैसे होते हैं, बट वहां पे रेक्टेंगल क्यों था, तो वो इसीलिए था क्योंकि वे क्या है, राइट प्रिज्म है। वो सिर्फ प्रिज्म तो है ही, बट कौन से प्रिज्म है वो, राइट प्रिज्म। तो जो राइट प्रिज्म होते हैं उनके जो लेटरल सरफेस होते हैं, मतलब जो साइड वाला, ठीक है, तो राइट प्रिज्म के वो कैसे होता है, रेक्टेंगल। वो इसीलिए रेक्टेंगल जैसे, अब जैसे ये है, ये इसका क्या है, जो लेटरल फेस ही है, और ये कैसा है हमारा, रेक्टेंगुलर। क्यों, क्योंकि राइट प्रिज्म है। वो क्यों है वो देखो, अब मैं आपको शो कर देता हूँ। इसके अंदर देखो, ऊपर क्या है, एक ट्रायंगल, और वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल, 60 डिग्री। और साइड्स भी क्या होगी, इक्वल। ठीक है, ऐसे ही नीचे, तो ये क्या हमारा बना, रेक्टेंगल बना। ठीक है, ऐसे ही अब ये ऑक्टागन वाला था हमारे पास। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, ये भी देखो रेक्टेंगल बन रहे, क्यों, क्योंकि इसके भी सारे ये एंगल और साइड्स क्या है, इक्वल है। ओके, तो इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, राइट प्रिज्म। तो ऐसे ऐसे जितने भी होंगे उनको राइट प्रिज्म बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी जो जो टॉप और बॉटम में जो पॉलीगन है उसकी इनर जो एंगल और जो हमारे साइड है वो क्या होती है, इक्वल, और वो क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन होते हैं। ओके, सो हमारे टॉप और बॉटम में अगर हमारे पास क्या हो, आइडेंटिकल, ठीक है, और क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे से, और
रेगुलर होवे तो उनको क्या बोला जाएगा हमारे पास, और जो एक्सिस पास हो रही है बीच में से वो भी क्या बनाए 90 डिग्री, तो ऐसे प्रिज्म्स को हम क्या बोलते हैं, राइट प्रिज्म। तो अब हम बात करें प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं। ओके, जैसे कि अगर हमें इसके फेस निकालने हो कितने होंगे प्रिज्म के, या फिर हमारे पास एजिस पूछ रखा हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आता है कि प्रिज्म के फेस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फेस, ठीक है, तो वो निकालने हो तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेस, ठीक है, तो फेसेस हमारे पास कितने होंगे, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, ओके, प्लस 2, मतलब जितनी भी हमारे पास साइड होगी किसकी, बेस की, ठीक है, साइड्स ऑफ बेस। बेस मतलब जो भी हमारे पास पॉलीगन है ऊपर टॉप पे और बॉटम पे, तो उसकी जितनी भी साइड है, मतलब हम बेस की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप डबल साइड्स कर दोगे, ऐसे नहीं। जैसे हमारे पास अगर ट्रायंगुलर है तो सिर्फ कितनी साइड, 3 साइड, ठीक है। अगर हमारे पास आगे और कोई है पेंटागन है तो उसकी 5 साइड, ओके, तो ऐसे। तो अब हमारे यहाँ पे बेस है, उसकी जितनी साइड्स है उनको किससे ऐड कर दो, 2 से। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब जो ये कॉर्नर होते हैं वो, तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स, वही जो आप हमने पहले ली थी, ऑफ बेस मल्टीप्लाई 2। ओके, यहाँ पे प्लस था ये ध्यान रखना, यहाँ मल्टीप्लाई। अब इसका नंबर ऑफ, उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ एजेस। ओके, एजेस का मतलब होते हैं जो इस कॉर्नर वाली ये लाइंस होते हैं, ये जो ये लाइन बन रही है ना यहाँ पे, इनको एजेस बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो फिर ये भी कैसे होगी, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस, किसकी, बेस की, उसको बट यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, तो इस वाले वर्टिसेस में हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे 3 से, ये ध्यान रखना। तो ये एज ए फॉर्मूला है कि अगर आपको कोई भी प्रिज्म दे दे तो उसके हमें नंबर ऑफ फेसेस कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस। तो अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता ही देता हूँ, एग्जांपल इन द सेंस यहाँ पे खुद से एक, जैसे ये जो हमारे पास है इसी के निकालते हैं। ओके, जो हमारे पास ये प्रिज्म है इसका, तो अब देखो, अब ये क्या है हमारे पास, ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो इसकी साइड, नंबर ऑफ साइड्स क्या है हमारे पास, 3। ओके, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 3। अब नंबर ऑफ साइड्स तो हमारे आगे 3, तो नंबर ऑफ फेस कितने हो गए, 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5। तो फेस क्या होते हैं, ये जो ये वाला पूरा एरिया ना, इसको फेस बोला जाता है। तो इसके ये कितने फेस होंगे, देखते हैं। ओके, तो अब देखो, एक फेस तो यही हो गया, ओके, फिर इसके बाद दूसरा फेस ये सबसे नीचे वाला हो गया 2, और फिर ये साइड में जो इसके लेटरल फेसेस है, एक ये, एक ये और एक ये, तो 3 ये हो गए, तो टोटल हो गए 5। तो हमें यही देख, हमारे भी 5 ही आए हैं यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद नंबर ऑफ वर्टिसेस की, कॉर्नर कितने ये वर्टिसेस, तो अब जितनी साइड है उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना 6। तो अब देखते हैं, देखो, एक कॉर्नर हो गया ये वाला, फिर एक कॉर्नर हो गया ये वाला 2, फिर ये कॉर्नर ये 3, अब ये नीचे वाला है ये 4, ये फिर 5 और ये हमारा 6। तो ये कितने कॉर्नर हो गए टोटल हमारे पास, 6। तो हमारा आंसर भी यही आया है। ओके, फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ एजेस, मतलब ये जो लाइन है ये साइड वाली, तो ये कितनी आएगी, कि जितनी साइड है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितना है, 1, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 3, और फिर ये ऐसी बॉटम वाले 4, 5, 6, और फिर ये वाले एक, ये जो ये दिख रहा है हमें ये 7। ओके, और फिर ये एक यहाँ पे 8, और ये एक यहाँ पे एक और आएगा ये 9। तो हमारे यही 9 ही हमारा है, और 9 ही इसमें एजेस है। अब हम बात करें पिरामिड की, कि पिरामिड क्या होता है। ए पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर। अब सॉलिड मैंने आपको बताया दिया था 3 डायमेंशनल। ओके, इज अ सॉलिड फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन टू अ पॉइंट इन द स्पेस बाय स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो पिरामिड क्या होता है, तो पिरामिड देखो, अभी ये ट्रायंगल दिख रहा है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पिरामिड कैसे है।
ओके, सो ये पिरामिड कैसे है, अब देखो यहां से, अब ये आपको शो हो रहा है, एक हमने ये स्क्वायर लिया, ओके, और उस स्क्वायर के जो यहाँ पे ये कॉर्नर है, इस स्क्वायर के जो ये कॉर्नर बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे। तो अब ये जैसे ये मैंने ये यहाँ पे स्क्वायर बनाया, ठीक है, अब इसके ये चारों जो ये है हमारे कॉर्नर, यहाँ से इन चारों में से एक पॉइंट लेके गई, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया और यहाँ पे इन सबको मिला दिया। तो ये जो साइड में बनी, ये साइड में ये क्या बने हमारे पास, ये क्या है, ये ट्रायंगल ही तो बनी, ठीक है, ये क्या बनी, ट्रायंगल। ओके, सो अब मैं इसी चीज को आपको इसमें दिखाऊं, तो ये हमारा जो ये बेस मैंने दिखाया आपको, और इसकी ये हमने जब इस लाइन को यहाँ से यहाँ खींचा, यहाँ से यहाँ एक लाइन खींची, यहाँ से यहाँ लाइन खींची, ऐसे उस तरफ खींच रखी है, और यहाँ ये एक पॉइंट है, इस पे मिला दी, तो इसी को क्या बोला जाता है, पिरामिड शेप। ओके, तो ए पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर, ये एक सॉलिड फिगर होता है ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। तो ये जैसे ये वर्टिसेस है एक पॉलीगन के, उनको जब हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर दे, किससे, एक पॉइंट से, तो ये जैसे एक पॉइंट है, इससे हमने इनको ज्वाइन कर दिया, चार ये है तो चारों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इन द स्पेस बाय स्ट्रेट लाइन, स्पेस मतलब जो हमारा सराउंडिंग है पूरा, ठीक है, बाय स्ट्रेट लाइन, किसकी वजह से, स्ट्रेट लाइंस की वजह से, तो इसको क्या बोला जाता है, पिरामिड बोला जाता है। ओके, और जो ये बेस होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है, एक पॉलीगन होता है, पॉलीगन आपको पता ही है, और जो ये लेटरल फेस होते हैं, ये क्या होती है, ट्राइंगल्स। जैसे प्रिज्म में पैरेललोग्राम थे या रेक्टेंगल थे, तो ऐसे यहाँ क्या बनते हैं, ट्राइंगल बनते हैं। ओके, जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइंस मिल रही है इस पॉइंट पे, इसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। ओके, और जो ये एक स्ट्रेट लाइन बने, अब यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बना दें, ये जो हमारा पॉइंट है इससे ये एक स्ट्रेट लाइन बना दे, यहाँ पे बेस पे मिले जो, तो इसको क्या बोला जाएगा, एक्सिस। ओके, क्या बोला जाएगा, एक्सिस ऑफ पिरामिड। जैसे सेम प्रिज्म की थी, प्रिज्म के भी ऐसी थी, उसमें पर क्या होता है कि ऊपर भी वही पॉलीगन होता है, नीचे भी, बट यहाँ तो एक पॉइंट आता है ऊपर, ठीक है, वहां से लेके जो हमारा पॉलीगन है वहां तक एक लाइन है, तो उसको एक्सिस ऑफ पिरामिड बोला जाएगा। ओके, और अगर हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर ना बने, ये जो हमारा बेस है और ये एक्सिस है, अगर ये 90 डिग्री ना बने, नहीं बने, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ओब्लिक पिरामिड। ओके, ओके, सो जो ये हमारी एक्सिस है, ये अगर बेस के क्या बने, परपेंडिकुलर ना बने, मतलब 90 डिग्री ना बनाए, तो उसको हम बोलेंगे ओब्लिक पिरामिड। तो वो पिरामिड कैसा होगा, ओब्लिक पिरामिड होगा। हम बात करें पिरामिड, तो पिरामिड में वैसे तो मैंने आपको बता दिया पिरामिड होता क्या, बट अगर हमें क्या निकालना हो, वर्टिसेस, फेसेस, एजेस कितने होंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ, अब मैं अगर निकालना हो नंबर ऑफ, सबसे पहले फेसेस, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ, ठीक है, तो जो बेस होगा हमारे पास, ठीक है, उसकी जितनी भी साइड होगी उसमें +1 कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ फेस आ जाएंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ, हमें अगर निकालना हो वर्टिसेस, ओके, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ, यही सेम वही साइड्स, ठीक है, ऑफ बेस प्लस क्या कर देंगे, 1। तो ये सेम ही रहेगा दोनों में, मतलब सिंपल चीजें, जितने फेस होंगे उतने ही वर्टिसेस होंगे। फिर उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ एजेस। ओके, अब एजेस आपको पता ही है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ, जो हमारा बेस है उसकी साइड, मल्टीप्लाई उसको किससे करवा देंगे, 2 से, ठीक है। तो अब हम एक अपने पास एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जो ये मेरे पास ये डायग्राम है, इसी को ले लेते हैं। तो अब देखो इसकी, सबसे पहले देखो इसका बेस है क्या, ट्रायंगल, नहीं, ट्रायंगल बेस नहीं है, इसका बेस क्या है, ये नीचे वाला, ठीक है।
तो इसकी कितनी साइड है, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास जिसकी 4 साइड है। ओके, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स क्या लेके चल रहे हैं, 4। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हमारे पास, 4। ओके, तो अब फेस निकालने, तो 4 प्लस क्या करना है यहाँ पे 1, तो कितने आ गई 5। तो अब हम देखते हैं कितने फेस है यहाँ पे हमारे पास। एक फेस ये हमें दिख रहा है, फिर ये दूसरा फेस, फिर ये तीसरा फेस, और फिर ये चौथा फेस। 4 फेस तो ये हो गए और एक ये खुद नीचे, ठीक है, बेस वाला, तो ये 5 फेस हो गए, तो हमारा ये ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो उसमें भी हमें सेम करना है, 4 प्लस 1, तो ये भी 5। ठीक है, तो ये देखते हैं वर्टेक्स मतलब ये कोना, तो ये एक, ये फिर नीचे वाला 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5 हो गए। 5 को कॉर्नर मतलब वर्टिसेस हमारे, तो ये भी ठीक है। फिर नंबर ऑफ एजेस, तो इसमें जितनी हमारी साइड है 4, उसको मल्टीप्लाई करा दो 2 से, तो ये क्या गया 8। अब एजेस देखते हैं हम कितनी है हमारे पास, तो एक ये एज हमारे पास, ठीक है, फिर उसके बाद 2, फिर ये 3 एज, और ये 4, क्योंकि 4 कॉर्नर है तो 4 कॉर्नर से 4 स्ट्रेट लाइन आएगी इस पॉइंट पे, तो 4 तो ये हो गए, और 4 हमारी ये इसकी साइड है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है इसकी, तो 1 2 3 4, तो 4 एज ये और 4 ये ऊपर वाले, तो कितने हो गए 8 एजेस, तो यही हमारा आंसर था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि हमें नंबर ऑफ फेसेस, एजेस या फिर वर्टिसेस कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे हम क्यूबॉइड देखते हैं कि होता क्या है क्यूबॉइड। ओके, सो जैसे कि एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल क्या है 2 डायमेंशनल, उसकी जस्ट हमारे पास क्या होता है लेंथ और ब्रेथ, बट जो क्यूबॉइड होता है वो होता है 3 डायमेंशनल, उसके हमारे पास लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। ठीक है, तो जैसे कि ये है हमारा क्यूबॉइड, मैं आपको इसको शो कर देता हूँ। ये देखो, ये इसको बोला जाता है क्यूबॉइड। अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं, जस्ट 2 चीज दिख रही है हमें, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, 2 डायमेंशनल, बट हम देखिए ये क्या है 3 डायमेंशनल, क्योंकि इसकी हाइट भी है। ओके, सो इसको क्या बोला जाता है हमारा क्यूबॉइड, क्योंकि इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। ओके, तो इसको हम अगर ऐसे देखें, तो देखो ये इसकी, ये वाली चीज हाइट हो गई, ठीक है, ये इसकी हाइट, ये हमारे लेंथ, और ये हमारी ब्रेथ। तो इसके पास हम क्या होते हैं, 3 चीज होते हैं, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं इसमें, एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसको LS से लिखते हैं लेटरल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटरल सरफेस एरिया। ओके, तो ये क्या होता है, जो हमारा पैरामीटर है उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। अब पैरामीटर किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है, क्योंकि हमें ये रेक्टेंगल जैसे ही दिख रहा था ना, हाँ, तो उसमें क्या कर दो, बस हाइट और उसमें मल्टीप्लाई करा दो। अब लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, तो लेटरल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो जिसमें हम टॉप और बॉटम को नहीं लेते। अब जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, तो इसका टॉप क्या है, ये वाला जो ये ऊपर दिख रहा है टॉप, और इसका बॉटम क्या है, ये नीचे वाला, तो इसको नहीं लेते हम, जस्ट ये साइड वाली चीजें लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। ओके, ठीक है, तो इसको लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है, जिसमें हम टॉप और बॉटम को नहीं लेते, और टोटल सरफेस एरिया में सबको लेते हैं, सबको। टोटल सरफेस एरिया में हमारा टॉप भी आता है, जो हमारा बेस है वो भी आता है, और साइड वाली चीजें भी आती है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा, पैरामीटर को मल्टीप्लाई करवा दो हाइट से। तो पैरामीटर क्या है, रेक्टेंगल है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हमारा क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो TS से लिखते हैं इसको। अब देखो जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है वो चारों तरफ का है, अब उसमें अगर हम बेस और टॉप को ऐड कर दें तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया ये है, ठीक है, प्लस उसमें क्या कर दो, टॉप और बॉटम को और ऐड कर दो, और टॉप जितना होगा वही बॉटम का होगा सेम,
ठीक है, तो हमारा हम ये बेस लिख देंगे इसको, तो 2 मल्टीप्लाई बेस का एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं बेस लिख रहा हूँ पर ये किसका एरिया है, बेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस 2 बेस। अब बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास है, ये बेस भी तो एक रेक्टेंगल ही है, तो ये क्या होता है, बेस का एरिया क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है, वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आ गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सोल्व करके देखेंगे तो ये क्या, इसको मल्टीप्लाई करवा दो एक दूसरे से, तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। ओके, अब इसके बाद एक चीज और रहेगी जो कि क्या है, हमारी वॉल्यूम। ओके, अब हमारी वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वो कैसे आई, जो हमारा नीचे वाले का एरिया है, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें मल्टीप्लाई करवा दो हाइट से। तो वॉल्यूम में तो हमें क्या करवाना है, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करवाना है, बट लेटरल सरफेस एरिया में क्या करना है, हमें पैरामीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करवाना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए क्यूबॉइड के। ओके, जिसमें हमने लेटरल सरफेस एरिया किया, टोटल सरफेस एरिया किया और हमारा वॉल्यूम किया। तो जैसे कि क्यूबॉइड क्या होता है, वो रेक्टेंगल की तरह होता है, जैसे रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ होती है, ऐसे ही लेंथ उसकी क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। ऐसे क्यूब क्या होता है, स्क्वायर जैसा होता है, जैसे स्क्वायर की क्या होती है, साइड इक्वल होती है सारी, ऐसे क्यूब की भी सारी साइड क्या होती है, इक्वल। तो जैसे हम स्क्वायर को जैसे एक साइड से डिनोट करते हैं जैसे ए, तो ऐसे हम क्यूब को भी एक ही साइड से ए डिनोट करेंगे, मतलब जैसे हम क्यूब में जैसे स्क्वायर में ए लिखते हैं, जस्ट एक साइड को लिखा, वही सारी सेम हो जाती है। ठीक है, ऐसे क्यूब में भी एक साइड को ए लिखेंगे और ऐसे वो सारी साइड्स भी क्या हो जाएगी, सेम, जो कि ए के बराबर। ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5, 7, 10। ओके, तो अब हम ये देखते हैं, तो क्यूब कैसा होता है मैं आपको पहले ये शो कर देता हूँ। ये क्या स्क्वायर जैसा लग रहा है, बट अब देखना, ठीक है। तो अब इसमें ये 3 डायमेंशनल है। ओके, इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल। तो अब इसकी अगर हम एक साइड को ए लिख दें तो सारी ए ही होती हैं। ठीक है, तो इसकी जैसे एक साइड है उसको हम ए बोल दें तो सारी साइड से क्या हो जाएगी, ए। ओके, तो अब हम, अब इसकी जैसे लेंथ भी ए है, फिर उसके बाद हमारी ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, मतलब सारी चीज़ ए है। ठीक है, तो अब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। पहले लेटरल सरफेस एरिया मैंने बता दिया था क्या है, ठीक है, जिसमें हम टॉप और बॉटम को नहीं लेते, तो वो क्या होता है, पैरामीटर इनटू हाइट। तो यहाँ पे पैरामीटर हम किसका लेंगे, स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जैसे ही हम स्क्वायर भी ले सकते हैं, नहीं तो हम रेक्टेंगल से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम रेक्टेंगल से स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला था, ऐसे ही हम इसमें भी देखो, जैसे रेक्टेंगल का अगर हम लेके चले, क्या था, 2 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे देखो, लेंथ कितनी है, ए, ब्रेथ भी क्या है, ए, और हाइट क्या है, ए। तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई ए प्लस ए, 2a, और एक ये ए है, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4, और ए से ए का रेस टू भी 1 है, ए के रेस टू भी 1 है, तो दोनों की ये जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 2, तो ये आ गया हमारा 4a स्क्वायर। ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। ओके, अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैथ है क्या। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक्सपोनेंट की हमने मल्टीप्लाई की, अगर आपको वो एक्सपोनेंट वाला चैप्टर नहीं आता तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। आपको इसका पूरा चैप्टर आता है, क्यूब सब आता है, बट आपको अब जब मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया तो अब यहाँ पे मैंने उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लिया। अब जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी या फिर वैसे भी जिसको ये नहीं आता तो वो समझ नहीं पाएगा, क्वेश्चन कर लेगा, एग्जाम्पल कर लेगा, बट जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जहाँ मैं समझा रहा हूँ थ्योरेटिकल,
वो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ मैथ में समझ में आनी चाहिए। ओके, सो ये आता है टोटल सरफेस एरिया। अब इसके बाद ठीक है, जिसमें हम बेस और जो टॉप है उसको भी ऐड करते हैं, और वो क्या था, लेटरल सरफेस एरिया प्लस क्या कर दो, बेस एरिया को मल्टीप्लाई। ओके, और वो भी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब इसको कैसे करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया हमारा इसमें क्या आ गया, 4a² प्लस 2 × बेस एरिया क्या होगा हमारे यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो क्या है, a × a, वही a⁻1 है, a⁻1 है, नीचे वाला बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 a⁻2। तो ये क्या आ गया, a⁻2। तो ये अब देखो यहाँ भी a⁻2 है, ये भी, तो ये दोनों चीज ऐड हो जाएगी, तो 4 + 2 कितना होता है, 6, और a⁻, तो ये टोटल सरफेस एरिया हमारा आ गया 6 × a⁻2। अब ऐसे ही जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये a × a अब तीनों के बेस सेम है a, तो ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, 1 + 1 + 1, तो a⁻3। तो वॉल्यूम हमारा कितना आ गया, a⁻3। तो ये हमारा वॉल्यूम, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। ओके, और ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें मैंने आपको क्यूब के तीनों ये फॉर्मूलेस समझा दिए, बता दिए क्या कैसे आया। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो पक्का समझ आई गई होगी कि मैथ में आप कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ सकते। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उसको वहीं पे समझ लो, नहीं तो वो कहीं पे भी यूज आ सकता है। इसलिए आपको एक एक हम अपना जितने भी जो टॉपिक्स है वो समझ में आने चाहिए। राइट द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ पेंटागनल प्रिज्म। तो पेंटागनल प्रिज्म कैसा होगा, पेंटागन कैसा होता है हमारे पास, जिसकी कितनी साइड हो, 5। ओके, जिसकी कितनी साइड हो, 5। तो ये ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे ही बेस में 5 हो गई, ठीक है। तो इसकी नंबर ऑफ साइड, हमें जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ वर्टिसेस और फेस निकालने का, तो उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो बेस की साइड है वो। तो यहाँ पे पेंटागन है तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, ये नंबर को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी बेस वाले की, हमारी बेस वाला जो है उसकी कितनी होगी, 5। तो अब जैसे हमें प्रिज्म का बोला है, तो प्रिज्म का जो हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस निकालने होते हैं उसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ जो बेस की साइड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो हमारे वर्टिसेस आएंगे, तो ये हो गया 10। ओके, ऐसी नंबर ऑफ अगर हमें निकालने हैं एजेस, तो एजेस के लिए हम इस साइड्स को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो ये आ गया 15। और ऐसी नंबर ऑफ फेस निकालने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, जो साइड है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, किससे, 2 से, तो 7। तो हमारी क्या क्या वैल्यूज आ गई, नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे आ गए 10, और नंबर ऑफ एजेस आ गए 15, और नंबर ऑफ फेसेस आ गए 7। ओके, मैं एग्जांपल करते हैं, द डायमेंशंस ऑफ अ गिफ्ट बॉक्स, एक गिफ्ट बॉक्स है, उसके डायमेंशन क्या क्या है, 1.8 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। सो ये लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हाइट दे दी। ओके, इनमें से हम एक को लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेथ मान लेंगे, एक को हाइट मान लेंगे। ओके, सो यहाँ पे फाइंड हाउ मच गिफ्ट पेपर इज रिक्वायर्ड टू कवर इट। तो हमें क्या करना है, इसको गिफ्ट बना के देना है। ओके, तो हम जो गिफ्ट पैकिंग करने के लिए एक हमारे पास आता है ना पेपर होता है, उसको गिफ्ट पैक करना है। तो अब उसमें इन्होंने स्पेशली बोला है ओवरलैप्स को इग्नोर करना है। ओवरलैप्स मतलब कि जैसे क्या होता है, पेपर को हमें एक पेपर से दूसरे के ऊपर रखना पड़ता है तभी वो चिपकता है अच्छे से, ठीक है, तभी वो पैकिंग हो पाती है। तो यहाँ पे उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, मतलब हमें उसको ध्यान नहीं देना, हमें जस्ट जितना बॉक्स है वही देखना है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमें टोटल सरफेस एरिया देखना है कि उसका एरिया कितना है सरफेस का, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अब गिवन तो हमें देखो लेंथ ब्रेथ हाइट तो हमें मिल ही गई है, और वो क्या क्या है, लेंथ को हमने मान लिया 1.8 सेंटीमीटर, ब्रेथ को मान लिया 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट को मान लिया 0.8 सेंटीमीटर। अब ये 3 चीज तो हमें गिवन ही है। अब हमें निकालने का है टोटल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ।
ओके, सो अभी ये याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखो लेंथ है, लेंथ के साथ नेक्स्ट क्या है, ब्रेथ। हमेशा हम लेंथ ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, हमेशा हम लेंथ ब्रेथ बोलते हैं। ओके, सो फिर ब्रेथ और हाइट, जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ साथ तीनों चीजों को, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो देखो एक बार इन दोनों का लिखो, लेंथ ब्रेथ, फिर इन दोनों का ब्रेथ हाइट, और फिर ये लेंथ और हाइट। ठीक है, ये चीज तो ये ऐसा। अब भी इसको जस्ट वैल्यू पुट कर दो। 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 1.8, इसको मल्टीप्लाई करवाओ 1.5 से, प्लस अभी मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 1 पॉइंट जो 5 हमारी ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई कराओ 0.8 से, प्लस लेंथ को 1.8 को मल्टीप्लाई कराओ 0.8 से। ओके, सो यहाँ पे वैसे हमने ये कोई भी ले ली तो कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसको बी को ये ले लो 0.8, क्योंकि क्या है, ये आपस में ये तीनों चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो आंसर सेम ही रहेगा। ओके, सो ये 1.8 1.5 को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या कैसे करोगे, दो डेसिमल है तो इनको अलग से ये 100 लिख के रख लो, और 18 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 0 4 5 1 9, और फिर ये ऐसा का ऐसा 18, तो 0 9 और 8 17, ये 270। अब देखो ये 270 और ये ये 100 का मतलब क्या था, डेसिमल है नीचे 100, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। ये डेसिमल वाला जो चैप्टर है ना उसमें मैंने आपको बताया था, मतलब जो डेसिमल वाला टॉपिक आता है जहाँ, अब ये जस्ट एक जीरो रहेगी तो इसको हम क्या लिखेंगे 2.7। ठीक है, अब उसके बाद ये 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वो वाला 2 है, हमें लिखना है 2.7, प्लस अब 15 को मल्टीप्लाई करो किससे, 8 से, और वही दो जीरो यहाँ अलग से रखो, तो 8 5 क्या करेंगे 40, 0 4 8 1 को करेंगे, और ये 12। तो अब ये 100 अगर इसमें करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो और जस्ट एक रह गया, तो 1.2, प्लस 18 को 8 से करेंगे तब, तो ये 18 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 18 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 6, ये 100 साथ में रखते हैं, फिर उस 100 यहाँ पे साथ में आ गया, और ये 8 यहाँ ऐसा कैसा है, 8 और 6 14, तो ये यहाँ पे 14, और क्योंकि यहाँ पे 100 था तो 1.44, तो इस 1.44 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब जस्ट इनको क्या करना है, पहले ऐड करवाना है सबको, तो 2.7 प्लस 1.2, ये डेसिमल मैंने बताया था आपको, ये बहुत ध्यान से लिखना होता है। तो अब ये यहाँ ये क्या, ये जीरो मान लो इनको, वैसे कि कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो है। ठीक है, और यहाँ देखो ये कुछ भी नहीं है तो यहाँ यू कहो 4 7, और ये 6 हो गया, तो 13 1 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये 2 3 4 और एक वो 1, तो 5.34। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 5.34 को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2 से, तो 2 से सिंपली क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 को 4 से करेंगे 8, 2 को 3 से करेंगे 6, और 2 को 5 से करेंगे 10, और दो जीरो थी तो ये दो जीरो ही रहेगी, तो 10.68, और क्योंकि ये क्या है सरफेस एरिया तो आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल की, इफ द लेटरल सरफेस एरिया, अगर लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाए, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, किसका, क्यूब का, ये हमारे पास क्यूब है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो कितना हो जाए 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या दे दिया लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमें साइड नहीं देंगे, और हमें क्या निकालनी होगी, पहले साइड निकालनी होगी। ठीक है, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 6a स्क्वेयर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 4a स्क्वेयर। ओके, तो अब मेन चीज यहाँ पे आती है कि अब यहाँ भी ये भी फॉर्मूला पता है हमें, ये भी, बट हमें क्या चाहिए साइड, साइड हमें पता नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे, जो गिवन है वो क्या है लेटरल सरफेस एरिया, तो 4a स्क्वेयर को हम किसके इक्वल रखेंगे 72, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया का यही फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला में जब हमने साइड पुट की होगी तभी तो ये वैल्यू आई है ना। ठीक है, तो ये इक्वल पुट करने का ये मतलब होता है कि ये वैल्यू कैसे आई, जब हमने ए की वैल्यू, जो ए हमारी साइड है वो यहाँ पुट की होगी तभी तो हमारे पास ये वैल्यू आई है ना। तो अब हम ये एक इक्वेशन मिल गई हमें, तो अब हम इस वैल्यू से, इस टोटल जो हमारे पास वैल्यू आई थी उससे हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे। अब वो कैसे, अब देखो 4a स्क्वेयर 72,
ओके, अब यहाँ देखो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा तो डिवाइड में, या फिर हम क्या करेंगे 4 से दोनों तरफ डिवाइड। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल। अब ये 72 को पहले 2 से करके देख लो, इजी 2 पे, और ये 3 और ये हमारा 6, ये फिर 2 से यहाँ पे 1 और 8, तो ये क्या आ गया ए स्क्वेयर, क्या आ गया हमारा 18। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, हमें स्क्वायर रूट यहाँ पे जब ये ए निकालना होता है ना तो ये इसका रूट हो जाता है, बट ये अभी तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट है नहीं, तो मैं इसको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ कैसे होगा, और यहाँ जरूरत भी नहीं इस चीज को करने की। क्यों नहीं है जरूरत, मैं बताता हूँ। देखो ए स्क्वायर है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ए स्क्वायर की जगह पे इस वैल्यू को लिख देंगे। अगर हमें ए की वैल्यू पता होती तो हम ए की वैल्यू यहाँ लिखते और फिर उसका स्क्वायर करते, तो बात तो यही थी। अब इस पूरे की जगह हम इसकी ए की वैल्यू निकाल ही नहीं रहे, हम सीधा ए स्क्वायर की वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे ये 6 और ए स्क्वायर की जगह सीधा 18 कर दो। तो अब 18 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, बट हम ऐसे भी कर सकते हैं। 6 को 8 से करो 48, और यहाँ 4, और 6 को 1 से करोगे 6 और 4 10, यहाँ पे आ गया 108। ओके, और क्योंकि ये क्या है हमारा एरिया, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 108 आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया किसका आया है, इस क्यूब का आया है, जो हमारे पास ये क्यूब है। ओके, इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया क्या आया हमारा, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 108 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा टोटल सरफेस एरिया। लेटल सरफेस एरिया कितना था, 72। अब आप डिफरेंस देखो कि जो हमारा लेटल सरफेस एरिया होता है वो जस्ट ये देखो, ये अभी मैं बताऊँ, ये जो ये साइड वाला होता है ना लेटल सरफेस एरिया, वो होता है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अब ये जो ये साइड है, ये साइड है ना, ये 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 वाली जो साइड है, ये होते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल में क्या होता है, ये भी आते हैं, और ये जो ये टॉप और ये बॉटम ये आया, ये भी आते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, हमारा टोटल सरफेस एरिया। द इनर डायमेंशंस, मतलब कि जो अंदर वाले डायमेंशन है, इनर का मतलब अंदर वाले डायमेंशंस ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स। डायमेंशन मतलब जो लेंथ ब्रेथ हाइट होते हैं, इनको बोलते हैं। लेंथ है हमारी ये, ब्रेथ है ये, हाइट ये। ठीक है, ये हमने कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट हमने मान ली, क्योंकि इन्होंने ऐसे स्पेसिफिकली बोला नहीं है यहाँ पे। ओके, हाउ मैनी इरेजर्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये क्या बोल रहे हैं, इरेजर, यहाँ क्या है ज्योमेट्री बॉक्स। 4 2 हाइट हमारी है 1 सेंटीमीटर, कैन बी प्लेस्ड इन द ज्योमेट्री बॉक्स। तो इरेजर छोटी होती है ज्योमेट्री बॉक्स, और यहाँ अगर हम ये लेंथ ब्रेथ हाइट देखें तब भी वहां से डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि इरेजर छोटी है, ज्योमेट्री बॉक्स बड़ी है। और वो किसी चीज को किसी दूसरी चीज में रखने के लिए बोल रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है, जहां रखनी है हमें वो चीज वो बड़ी होगी, बड़ी होगी तभी तो छोटे वाली चीज उसमें रखी जा सकती है, नहीं तो कैसे रखी जाएगी। ओके, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, कि हमें किसी चीज को किसी दूसरी चीज के अंदर रखना है। हम वहाँ उसका कोई एरिया नहीं देख रहे कि वो कितना है, हम देख रहे कि उसके अंदर कितनी जगह है जो कि वो सामान आ जाए हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इरेजर ज्योमेट्री बॉक्स में आ जाए, कितने आ जाएंगे वो देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे। और वॉल्यूम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली पहले लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल के वॉल्यूम निकाल लो, पहले ज्योमेट्री की फिर इरेजर की। और क्योंकि ज्योमेट्री बड़ी चीज है, उसको डिवाइड कराएंगे इरेजर से, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि कितनी इरेजर आ जाएगी उसमें फिट, इसलिए। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम किसकी, ज्योमेट्री की, बाय में सीधा बिना हमें वो करे, ज्योमेट्री की। ओके, और वॉल्यूम किसकी, इरेजर की। ओके, अब यहाँ देखो कहीं लिखा नहीं था वॉल्यूम निकालने, बट हमें ये समझना है क्यों, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी की बात है। तो वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्री में क्या आएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो 8, 8 को मल्टीप्लाई 2 से, और ऐसे ही इरेजर की क्या क्या है, 4 2 1। अब ये देखो यहाँ बिना ये निकाले क्यों किया, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि ये कट जाएगी आपस में। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 4 की टेबल में 2 से कैंसिल, 1 तो ये 1 ही है यहाँ, तो ये 12 को अब जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये नहीं लिखना, कभी लिख दो क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वो नहीं लिखना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है ऊपर और नीचे भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम जो वो क्वांटिटी है, वो जो हमारी यूनिट है मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, वो कैंसिल आउट
हो चुकी है। जब भी कोई चीज़ जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है वो डिवाइड में है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जैसे ये नंबर कैंसिल होता है तो वो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हम 24 इरेजर रख सकते हैं उस ज्योमेट्री में। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे ज्योमेट्री की। वॉल्यूम ज्योमेट्री की क्या है, हम वॉल्यूम निकालते हैं पहले ज्योमेट्री की। ठीक है, तो वो क्या आएगी, किसको मल्टीप्लाई करो, 12 को मल्टीप्लाई करवाओ 8 से, 8 को मल्टीप्लाई 2 से, तो देखो क्या आएगा, सिंपल है, 12 को मल्टीप्लाई करवाओ 8 से, तो 8 को 2 से करो 16, 6 1 8 1 और यहाँ पे हो जाएगा 9, और फिर 2 से करवाओ। ठीक है, तो ये हो गया 12 1 18 और 19, ये आ गया हमारा 192। ओके, अब वॉल्यूम किसकी निकालेंगे, इरेजर की, तो वो क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 को 1 से करोगे तो 8 ही आएगी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ये हो गया हमारा, बट यहाँ क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा हमारा, यूनिट भी आएगा अभी के लिए अगर हम ऐसे लिखेंगे तो, क्योंकि हमें अभी क्या निकाली, वॉल्यूम निकाली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कराना है, जैसे यहाँ किया, तो अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी चीज़ है उसको ऊपर लिख दो, जो छोटी है उसको नीचे। जरूरी नहीं है बड़ी को ऊपर लिखना है, छोटी है। अबे ये तो देखना है कि हमें प्लेस किसको करना है, ज्योमेट्री के अंदर इरेजर को डालना है, तो हमें इरेजर नंबर ऑफ देखनी है, तो हम उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास अभी 8। अब ये 8 की टेबल में देखो, या फिर वैसे 2 से करके देख लो, तो 4 और ये 9 और ये 6, ये फिर 2, फिर ये 4 8 और ये फिर 2 24, तो वही आ गया सेम। और अब यहाँ पे जो क्यूबिक सेंटीमीटर था वो यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया साथ में, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा गया यहाँ, ऐसे यहाँ पे लिखा गया, तो वो यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो वो लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है। बट जब ये अकेले अकेले लिखी गई थी तब लिखने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आ गया है, और ऐसी वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू सो मच।